पूरी रिवाइज करेंगे, तो डरिएगा मत, बने रहिए साथ साथ। 2 सेशंस होंगे, ये पहला सेशन है हमारा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स Cr C2O4 whole twice H2O whole twice formed by Cr+3? क्रोमियम, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का दे रखा है, कितना है? +3। ऑक्सिलेट पर ये है ऑक्सिलेट C2O4 2- ये होता है ऑक्सिलेट, ये आपको पता होना चाहिए। -2 चार्ज है और 2 है। और पानी जिसे एक्वा लिगेंड कहते हैं, 0 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +3 -4 यानी -1। ओ माय गॉड, तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना है? चार्ज -1 है। बड़ा आसान है, अरे मजेदार है, अच्छी चीज है। ये क्या है देखते हैं। A compound is made by mixing cobalt-3 nitrite and potassium nitrite solutions in the ratio of 1:3. KNO2 और CONO2 whole thrice, इसको 3:1 के रेशियो में मिक्स किया। K3CONO2 whole 6 पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइड वैसे तो बनता है, क्वेश्चन में देखें क्या है। The aqueous solution of the compound shows 4 particles per molecule. दया कर दो, बन गए तो बन गए। क्यों? अगर ये डिसोसिएट करेगा तो पोटेशियम आयन बनेंगे और ये कोबाल्ट नाइट्राइड बनेगा। 3 और 1 यानी 4 पार्टिकल्स हो जाएंगे। Whereas molar conductivity reveals the presence of 6 electrical charges. कैसे? +3 यहां है और -3 यहां है, 6 चार्ज हैं। The formula of the compound is K3CONO2 whole 6. Oh my God, C is the answer. Yes, C is the answer. एक और, बिल्कुल। All the metal ions contain P2G-EG configuration. All the metal ions, ठीक है। Which of the following complexes will be paramagnetic? हमको बोला है T2G6EG0, T2G6EG0। इसका मतलब एक तो ये D6 है सारे के सारे, और दूसरे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये क्या था? मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। आप एक बार थोड़ा सा मेरे साथ चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ एक बार। हाँ हाँ, बताओ, पूरा बताओ क्या है। ऐसा होता है, हम कहते हैं कि जैसे ये dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz², है ना? ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। हाँ सभी 5 ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनका क्या होगा? क्या होगा मतलब, ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये यहां देखो, जब ये स्प्लिट होती हैं, किसी भी डी ब्लॉक मेटलाइन के पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, और जब लिगेंड्स उसको अप्रोच करते हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, सिमेट्री में अप्रोच कर रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल्स अब डीजेनरेट नहीं रह जाती, ये EG और T2G ऐसे 2 टुकड़ों में टूट जाती हैं। DXY, DYZ और DXZ नीचे रह जाती हैं। dx² - y² और dz² की एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा O कहलाता है, जो कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। याद आया? अच्छा हाँ, कुछ कुछ तो आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहां एक ही इलेक्ट्रॉन था, D1 कॉन्फ़िगरेशन थी, तो ये एक ही फिर नीचे वाले T2G में चला जाएगा। D2 में ऐसा होगा, D3 में ऐसा होगा, तो D1, D2, D3 में तो एक ही संभावना है। लेकिन अगर D4 है, अब आप देखेंगे कि जो मेटल D4 कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा है, अब उसके लिए 2 संभावनाएं हैं। क्या? अगर चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर कूद जाए। कब? जब ये डेल्टा O का गैप कम हो। जब एनर्जी गैप कम होगा तो ऊपर भी चढ़ सकता है।
तो हम कहते हैं ये हो गया हाई स्पिन। अच्छा, और अगर इसी की बजाय ये एनर्जी गैप ज्यादा हुआ, डेल्टा ओ अगर हाई है, तो वो कहेगा कि यार ऊपर कूदने में बड़ी ताकत लग रही है, इसकी बजाय धड़ाम से पेयर हो जाओ। पेयरिंग में भी पाप है, क्यों? एक ही ऑर्बिटल में एक की बजाय दो दो इलेक्ट्रॉन घुस गए, तो रिपल्शन होगा। कुछ एक्स्ट्रा रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी खर्च होगी, जिसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी, पी। तो यहां पर पेयरिंग एनर्जी लेस है, यानी कि पेयर करना सस्ता पड़ रहा है, ऊपर कूदना महंगा पड़ रहा है, तो वो पेयर कर जाएगा, और ये कहलाता है लो स्पिन। इसी को इनर ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यदि ऊपर कूद गया तो इसको कहते हैं हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये नाम है। हाई स्पिन लो स्पिन बड़े पॉपुलर टर्म है। तो D4 में ये ड्रामा हो जाता है। आप देखिए, अब D5 बना के दिखाऊं। D5 में बाबू ये हो जाएगा, ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन किसकी? हाई स्पिन की, और ये आ गई लो स्पिन की। अलग अलग है, हाँ है। तो D4, D5, D6 जिसका क्वेश्चन दिया हुआ है, D6 दिखाते हैं हम। D6 ऐसे था, हाँ जी। तो D6 में अब यहां ये पेयर हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। तो D6 भी आप देखो अलग अलग हैं। D6 में लो स्पिन है, अगर आप गौर करें तो D6 में अगर आप लो स्पिन को देखेंगे तो कैसा है? एक मिनट, क्षमा चाहता हूं, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं पे पेयर हो जाएगा ये, हाँ। तो D6 लो स्पिन में हो जाएगा T2G6EG0, ये लो स्पिन है। और हाई स्पिन में हो जाएगा T2G4EG2, ये हाई स्पिन है। D7 का भी तमाशा देखिए, D7 ये यहां जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। D8 लेकिन जब बनेगा, D8 जब बनेगा तो आप गौर करिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के देखिएगा। जैसे ही D8 डाला आपने, हाई स्पिन के केस में यहां जाएगा, लो स्पिन के केस में यहां जाएगा। अब D8 को अगर आप देखें तो ये है T2G6EG2, और D8 को देखेंगे तो ये भी है T26EG2, सेम है। तो D8 ऐसे ही D9 और D10, इन केसेस में नो डिफरेंस बिटवीन हाई स्पिन या लो स्पिन। मतलब D1 से D10 तक 10 केस संभव हैं, 10 में से 6 केस ऐसे हैं जिसमें हाई स्पिन लो स्पिन में संभावना ही नहीं है, भेद ही नहीं होता। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो सिर्फ D4, D5, D6, D7 में पंगा होता है। सिर्फ 4 केस ऐसे आते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स या तो हाई स्पिन या लो स्पिन हो सकता है, उसकी चर्चा, उनमें से एक केस था D6 जिसकी चर्चा यहां इस क्वेश्चन में करी हुई है। ऑल द मेटल आयंस कंटेन T2G6, ये D6 है, और यही नहीं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये दे रखा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल बी पैरामैग्नेटिक? अब ये तो ऑल पेयर्ड है, तो ये तो डायमैग्नेटिक है। जब सब पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक कौन होगा? पैरामैग्नेटिक सिर्फ वो हो सकता है, इसमें नो पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ मेटल आयन। तो इसका मतलब है लिगेंड मस्ट बी पैरामैग्नेटिक, लिगेंड मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। क्या किसी में पैरामैग्नेटिक लिगेंड है? ये देखने वाली बात है। आइए देखते हैं। साइनाइड पैरामैग्नेटिक नहीं होती, अमोनिया नहीं होती, तो हम जानते हैं, तो ये तो मार्केट से बाहर हो गए, गलत है। साइनाइड नहीं होता। ये O2 क्या बला है? ये है संदिग्ध आइटम। अगर डाइऑक्सीजन है तो डाइऑक्सीजन स्वयं पैरामैग्नेटिक होती है। अगर ये सुपर ऑक्साइड आयन है तो सुपर ऑक्साइड आयन भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। अलबत्ता अगर परऑक्साइड है तो परऑक्साइड पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। ये हम कैसे देखें? अब बता रहे ना हम, देखो कैसे। अगर आयरन है तो आयरन के D6 होने का मतलब है आयरन +2 है। इसका मतलब तब ये कि आयरन गारंटी पूर्वक +2 है, तो आयरन तो +2 चार्ज हो गया। क्लोरीन पर चार्ज कितना हो गया? -1। साइनाइड में हर एक पर -1 है, और ऐसे ऐसे 4 हैं। और O2 के ऊपर चार्ज मान लो है X,
और टोटल चार्ज है -4। अच्छा, तो x क्या है? x देखते हैं, x हो जाएगा -1। आओ, x बराबर -1 है। ये सुपर ऑक्साइड आयन है O2-, और ये पैरा मैग्नेटिक अवश्य है क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आंसर आ गया, ये तो आ गया। तो डी ना देखा तुमने, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, आंसर तो नहीं ही आएगा, ये तो हमें पता ही चल चुका है। कैसे? देखो, आयरन अगर D6 है तो वो +2 है, ये तो पक्का है, आयरन +2 है। -1 वाले साइनाइड 5-5 है। O2 पे चार्ज कितना है हमें नहीं पता, मान लो Y है और टोटल है -5, यानी कि Y बराबर होगा -2। Y बराबर होगा -2। तो ये O2 2- भाई साहब परऑक्साइड हैं, और परऑक्साइड पैरामैग्नेटिक नहीं होता, वो डायमैग्नेटिक होता है। इसीलिए ए इज द आंसर। यस, ओनली ए इज द आंसर एंड नथिंग एल्स। राइट? एब्सोल्युटली राइट। चलिए, there are some coordination compounds given in column 1 which may exist in different isomeric forms as given in column 2. Select the correct options for coordination compounds as and their respective isomeric forms. Oh my God, isomer भी आ गए जी। देखिए 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 क्या कहें, enantiomers, geometrical ionization linkage, सबकी बातें। क्या करें, मैं आपको फटाफट 2-3 मिनट लगेंगे बता देता हूँ सब कैसे। पहले आइसोमर पर एक क्विक रिकैप देख लीजिए आप, है ना, थोड़ी खाली जगह मिले सब लिख देता हूँ। ऐसे देखिए, आइसोमरिज्म जो है वो 2 तरह का होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कैसा? एक तो होता है स्ट्रक्चरल, ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, और एक होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। अच्छा, बात तो ठीक कर रहे हो तुम। स्ट्रक्चरल के 2 हिस्से होते हैं, नहीं, स्ट्रक्चरल के कई हिस्से होते हैं एक्चुअली। स्टीरियो के 2 हिस्से हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल के कई 2 हिस्से हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सॉरी, क्षमा चाहता हूं, स्टीरियो के 2 हिस्से हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और स्ट्रक्चरल के 1, 2, 3 और 4 बड़े बड़े हिस्से हैं। कौन से? एक है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये क्या होता है? ये तब होता है जब गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग तरीकों से आयनाइज करे, मतलब शॉर्ट में बोले तो उसमें ऐसे एनायनिक लिगेंड्स हो, एनायनिक शब्दों पे ध्यान दे, ऐसे एनायनिक लिगेंड्स हो जो एक आइसोमर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो तो दूसरे में बाहर हो जाए। कैसे कैसे हो सकता है? खूब हो सकता है। देखो, जैसे कोबाल्ट है, मान लो कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के साथ तुम्हारे पास है 4-4 अमोनिया और है BrCl और F। अब इसी में अगर ऐसा हो जाए कि Br और F हो जाए और Cl बाहर चला जाए, या अमोनिया तो पड़ी हुई है मजे से और Cl और F हो जाए और Br बाहर चली जाए, तो आप देख सकते हो ना, ये अलग अलग तरीकों से, कभी फ्लोराइड छोड़ रहे, कभी क्लोराइड, कभी ब्रोमाइड। आइसोमर्स है, ये टोटल फॉर्मूला सेम है सबका, लेकिन आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। ये एग्जाम्पल है किसका? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का। ठीक है, और भी कुछ है। एक होता है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म। ये क्या होता है बाबू? हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म बच्चों तब आता है जब आयनाइजेशन में तो एनायन अंदर बाहर जाता था, अगर सॉल्वेंट का या पानी का मॉलिक्यूल अंदर बाहर जाए, जैसे CO H2O होल 4 BrCl F, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऐसा हो जाए कि CO H2O होल थ्राइस BrCl F, बस ये आ जाए और एक पानी बाहर चला जाए .H2। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो भाग जाएगा, लेकिन नहीं, पानी के साथ स्पेशल केस है कि सॉलिड स्टेट में वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर भी क्रिस्टल में रह सकता है, क्रिस्टल का हिस्सा माना जाता है, फॉर्मूले में गिन जाता है। तो लोग कहते हैं कि जी ये स्ट्रक्चरल या हाइड्रेट आइसोमरिज्म हो गया। बोलो ठीक है, अभी क्या मना करेंगे। एक लिंकेज आइसोमरिज्म होता है,
लिंकेज आइसोमरिज्म कैसे होता है बाबू? लिंकेज में क्या होता है, बहुत मजेदार काम है। अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड हो आपके पास, क्या क्या बोला क्या बोला, एम्बिडेंटेट लिगेंड हो यदि आपके पास, एम्बिडेंटेट क्या होता है, उभयदंती। व्हाट डज दैट मीन? अगर गिवन लिगेंड एक से ज्यादा तरीके से, अगर गिवन लिगेंड एक से ज्यादा तरीके से लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल एटम से जुड़ सके, जैसे साइनाइड है, साइनाइड नाइट्रोजन या कार्बन किसी भी एक के थ्रू, एक बार में एक के थ्रू जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा तो एन नहीं, एन जुड़ेगा तो सी नहीं, पर ऑप्शन आ जाती है। तो दो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, दोनों आइसोमरिक होंगे, और ऐसे आइसोमर्स जो हैं वो कहलाएंगे लिंकेज आइसोमरिज्म या लिंकेज आइसोमर्स, और ये लिगेंड्स कहलाती हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ओह ऐसा है जी, हाँ ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये क्या बोला है? ये तब आता है जब दो या दो से ज्यादा मेटल एटम्स उपस्थित हों, और लिगेंड्स का आपस में जो बंटवारा हो रहा है कि पहले मेटल से कौन जुड़ा है, दूसरे से कौन जुड़ा है, इनमें अगर परिवर्तन हो जाए तब जो अलग अलग आइसोमर बनते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अच्छा, पर इसमें मोर मोर देन वन मेटल एटम होना कंपलसरी होता है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, एक पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म होता है, संदिग्ध माना जाता है, हम उसके लिए चिंतित नहीं होंगे, एक्चुअली आइसोमरिज्म है भी नहीं। ठीक है। ज्योमेट्रिकल, यू नो व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑर्गेनिक में भी आते हैं। कब? जब ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी सेम हो पर मॉलिक्यूल फर्क हो तो कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। और उसमें भी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल क्या है? अगर मॉलिक्यूल में कोई भी दो ग्रुप्स लीजिए, कोई भी मतलब, और अगर ऐसे कोई भी दो ग्रुप्स संभव है मॉलिक्यूल में जो एक आइसोमर में अलग डिस्टेंस पर हैं और दूसरे में अलग डिस्टेंस पर हैं, ऐसा कैसे होता है? सिस ट्रांस पे होता है ना, जैसे पीटी ClBr पानी पानी, या पीटी ClBr और पानी पानी। अब आप भी देखें कि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस जय पाइथागोरस कम है, डिस्टेंस फर्क हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गए? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए। और इंतहा तो ये है कि अगर डिस्टेंस तक सेम हो लेकिन फिर भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस वगैरह का धंधा चालू हो जाए तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाते हैं। अच्छा, और ऑप्टिकल की एक बहुत तगड़ी हिंट देता हूं मैं, आप याद कर लो इसको, बहुत फायदा रहेगा। क्या? इफ 3 bidentate ligands या सिस में 2 bidentate ligands in octahedral complexes are present, अगर ऐसा है then it is always chiral, हमेशा कायरल होगा, हमेशा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हाँ जी, स्क्वायर प्लेनर तो कभी कायरल होते नहीं, है ना। अगर ऑक्टाहेड्रल है उसमें तीनों बाइडेंटेट हैं या दो बाइडेंटेट हैं और जो बची हुई दो मोनोडेंटेट हैं वो सिस हैं, मरण तय है, तब गारंटीड वो कायरल होगा। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो ठीक है, भगवान ही मालिक है, फिर तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी हो सकता है। ठीक, एक सांस में सब बोल दिया मैंने, आइसोमरिज्म की पूरी कच्चा चिट्टा खोल दिया आपके सामने। अब आओ एक क्वेश्चन करते हैं, राइट? क्या है क्वेश्चन में, आओ देखते हैं। COEN होल्ड ट्वाइस अमोनिया ClSO4, क्या है ये? कंपाउंड है जी, ठीक है। अब इसमें आप देखें, वेल, दो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, हाँ जी, दो मोनोडेंटेट हैं, बिल्कुल। ये क्या दिखा सकता है? वेल, ये कायरल है, आई मीन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों, क्योंकि यहां पे सिस ट्रांस नहीं लिखा है, यहां पर सिस ट्रांस नहीं लिखा है, तो ये संभव है भी और नहीं भी है, गोलमाल है ऑप्टिकल के मामले में। तो एनेंशियोमर ए के साथ पी तय नहीं है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है? बिल्कुल दिखा सकता है। ए के साथ क्यू तो तय है, क्यों? क्योंकि सिस ट्रांस तो ये दिखा ही सकता है, अमोनिया और Cl आपस में सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी, तो ए के साथ
पी की गारंटी नहीं है, पर क्यू की तो है, क्यू तो पक्का दिखाएगा। क्या वो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म दिखा सकता है? वो भी दिखा सकता है। क्यों? SO4 को अंदर कर लो और Cl को बाहर कर दो, तो ये आयनाइज के स्टाइल बदल सकते हैं। क्यू या आर भी संभव है। लिंकेज आइसोमरिज्म नहीं, इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स नहीं है, तो लिंकेज तो नहीं दिखा सकता। ठीक है, अच्छी बात है। तो ए में तो दो ऑप्शन मिल गई, तो बाकी भी देखने पड़ेंगे। देखो, सबसे छोटा मुझे ये एकदम निगाह खींच लेता है, और 3 बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें होती हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कायरल होने से तो रोक ही नहीं सकती। अच्छा, इसका एनैंशियोमर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। तो डी के साथ पी तो है ही सही। हाँ जी। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? एक्चुअली ग्लाइसिनेट के दोनों एंड्स अलग हैं, एक में N है, एक में O है, तो जी हाँ, इसमें ज्योमेट्रिकल भी संभव तो है, बिल्कुल। आयनाइजेशन तो क्या होगा इसमें? लिंकेज नहीं, पी या क्यू दोनों ही संभव है इसमें। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। आप देखिए, मल्टीपल मैट्रिक्स मैचिंग भी संभव है, और दो ऑप्शंस जो दी होंगी वो तो सिंगल सिंगल मैचिंग की सिंपल ऑप्शन है। मैं तो डिस्कस इस लिहाज से पूरी भव्यता के साथ कर रहा हूं कि भाई कॉन्सेप्ट सारे आपके कवर हो जाएंगे। आंसर तो बहुत इसे आधे टाइम में, क्या चौथाई टाइम में भी आया था, देख लेंगे। ये क्या है? CONH3 होल 4 NO2 होल्ड ट्वाइस NO3 होल्ड ट्वाइस, ये क्या है भैया? अब इसमें एक चीज पे ध्यान जाता है, NO2 जो है ये NO2 माइनस स्ट्रक्चर, ध्यान दें इसका ऐसा होता है। N या O दोनों लोन पे डोनेट कर सकती हैं, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है। ओ अच्छा, ये एम्बिडेंटेट है, जी हाँ, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, सही है। अगर ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो इसमें तो मतलब लिंकेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कायरल है? कायरल तो ये नहीं ही है। चार चार अमोनी सब मोनोडेंटेट है, कायरल तो नहीं है। एनांशोमर तो गारंटीड भी नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, 2 NO2 हैं, सिस ट्रांस हो सकता है, सिस बिल्कुल हो सकता है। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म ये भी हो सकता है। क्यों? NO3 अंदर आ जावे, NO2 बाहर चली जाएं, तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म भी हो जाएगा। और क्या लिंकेज दिखा सकता है? जरूर दिखा सकता है। तो एक्चुअली ए तो क्यू और आर दोनों से मैच करेगा, और जो बी है वो क्यू आर एस तीनों से मैच कर रहा है। कोई भी एक जो भी दिया होगा वो देख लेंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन, आप देखें। सी COENPNNO2 होल्ड 5 CL और अनंतगंदगी.com, कैसे? अब इसको देखिए आप, ये मल्टीपल चॉइस ही तो मैट्रिक्स मैच टाइप का बहुत बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन है ये। पीएन क्या होती है कोई पूछे तो आप पूछो EN क्या होती थी? EN थी इथिलीन डायमीन, NH2 CH2 CH2 NH2। तो PN क्या है? PN है प्रोपिलीन डायमीन, ये ऐसी है। अच्छा, ये प्रोपिलीन थी, इसमें पाई बॉन्ड हटाओ, NH2 जोड़ दो, ये है PN। PN के साथ एक बहुत बड़ा पंगा है। क्या? आप ये देखो, ये जो कार्बन है ये कायरल है, PN का खुद का कार्बन कायरल है, PN एक कायरल लिगेंड है। अच्छा, सही है बॉस। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकती है? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। तो इसमें एनांशियोमर्स की चर्चा हो सकती है, लव इट और हेट इट पर बिल्कुल हो सकती है, कौन रोकेगा इसे। ठीक है, तो सी अपने खुद के ढांचे के कारण न सही, क्योंकि दो दो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, दो मोनोडेंटेट हैं, वैसे कुछ भी हो सकता था। लेकिन आप ये देखें कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो भी कर सकती है और एनांशियोमर्स भी बना तो सकती है, बिल्कुल। तो पी भी सत्य है इसके लिए। ज्योमेट्रिकल 2 NO2 हैं, सिस्ट्रांस हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। आर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म बिल्कुल शो कर सकती है, Cl अंदर आए NO2 बाहर चली जाए, बिल्कुल हो सकता है। और लिंकेज NO2 है तो लिंकेज भी करेगी। तो वास्तव में ए की जो मैचिंग है वो है QR, बी की मैचिंग है QRS, सी की मैचिंग है PQRS, और डी की मैचिंग है PQ। बड़े क्लासिक क्वेश्चन एक टाइम पहले
जेई में बड़े खतरनाक इंट्रोड्यूस करे गए थे, ये उन पर आधारित लगता है। ऑप्शंस इसे बहुत इजी कर दिया है, पर फिर भी ये किसी भी सूरत में, क्योंकि इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इसमें कि इजी तो ये कैसे भी नहीं रहेगा। ए क्यू आर है, अब देखें क्या है। ए क्यू आर, क्यू आर, पी आर, पी क्यू आर, क्यू आर एस और पी क्यू। अब इसमें हम एक बार फिर से एग्जामिन कर लेते हैं, क्या एक बार पी की और एक बार एस की ऑप्शन भी ऑफर्ड है ए के साथ। क्या ए के साथ एस हो सकता है लिंकेज आइसोमरिज्म? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो क्यू और एस तो बिल्कुल गलत है, लिंकेज तो नहीं होना। ठीक है, पी आर दे रखा है, पर हमने तो क्यू आर नोट किया है, पी के साथ था, पी संभव है कब? अगर ये दोनों अमोनिया और सीएल जो है सिस हुए तब कायरल होगा, अगर ट्रांस हुए तो कायरल नहीं होगा। इट इज पॉसिबल, क्यू एंड आर हमेशा पॉसिबल है, पी मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, राइट। अब चूंकि ऑप्शन ऐसी दी हुई है तो इसका मतलब यहां पे सिर्फ श्योर शॉर्ट ऑप्शन की तो बात हो ही नहीं रही है, तो हम पी क्यू आर कह सकते हैं कि ये ठीक लग रहा है। अरे तो बाकी तो एलिमिनेट ही हो गए। मैंने क्या कहा, आपने एक ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन तो मजे से हो जाएगा। अब बी को देखें, बी क्या है? क्यू आर एस। बी, इसमें पी भी जोड़ लिया हमने, है ना। बी क्यू आर एस, यस। सी पी क्यू आर एस, सी पी क्यू आर एस, सॉरी, और डी पी क्यू, डी पी क्यू। परफेक्ट, शानदार। तो क्या बी ऑप्शन है? बिल्कुल बी ऑप्शन है, सही है, सही है, सही है। And this brings us to the next question, which says the complex K4ZnCN4O2 hold twice, oh my god, is oxidized to K2ZnCN4O2 hold twice. Then which of the following is correct? Okay. Now, very interestingly, zinc has a fixed oxidation number of +2. It is not variable, in spite of this being from D block. Potassium is +1 into 4. Zinc is +2. -1 into 4 for cyanide. And if O2 is X, then it is 2X. On O2, oxidation number is X. Total is 0. Let's calculate. एक बार करके देखते हैं क्या होगा। 4 और -4 कट गए, तो X बराबर आ जाता है -1। सुपर ऑक्साइड आयन है ये, और सुपर ऑक्साइड आयन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? एमओ थ्योरी से अगर आप O2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं, O2 O2 माइनस दोनों लिख सकते हैं। O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और सुपर ऑक्साइड में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में, पाई स्टार में। ठीक है, यहां क्या होगा? +1 into 2, और जिंक वाला है +2, -1 into 4, और O2 का मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर है Y, +2Y is equal to 0. What does this mean? It means Y is equal to 0. Oh my God, ये तो O2 है। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होकर O2 बन गया है, ये हुआ है। जस्ट 30 सेकंड पहले मुश्किल से कहा होगा कि O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ, सुपर ऑक्साइड में 1 था, O2 में 2 हैं। पहले पैरामैग्नेटिक था, हाँ। क्या बाद में पैरामैग्नेटिक होगा? यस। और यही नहीं, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ भी गया है, पैरामैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि सुपर ऑक्साइड से O2 बन गया है, एक की बजाय 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसलिए। तो आप देखिए, वैसे सिंपल क्वेश्चन था किसका, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दृष्टि से देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं माना जाता। ठीक है, अगर एमओ थ्योरी को देखें तो O2 और O2 माइनस बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, पर इनका जो कॉम्बो ऑफर बनकर आया है वो इंडिविजुअल दोनों अलग अलग से ज्यादा अच्छा बनकर आया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए डी इज द आंसर। स्टेटमेंट 1, geometrical isomers of the complex MnH3 4Cl2 are optically inactive. कभी भी Ma4B2 होता है, 4 अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स आ गई तो वो कभी कायरल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, ये सच है, दिस इज ट्रू। सिस्ट्रॉन्स बनेंगे, सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे।
स्टेटमेंट 2 है बोथ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स MnH3 होल 4 Cl2 possess axis of symmetry। कायरलिटी के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री की जरूरत होती है बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जरूरत नॉट नेसेसरी, नहीं होती। पर फिर भी क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? क्या ये चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है ना, लेकिन एक्सिस है क्या? ट्रांसफॉर्म में देखना तो बड़ा आसान होता है। आप देखिए 1 2 3 4, और ये जो एक्सिस है आप देख सकते हैं ये C4 एक्सिस है। क्यों? ये C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें जब पूरी एक्सिस पे घुमाएंगे तो 4 बार सेम मॉलिक्यूल के दर्शन होंगे। तो क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दोनों में ही है, ऑप्टिकल इनएक्टिव तो दोनों ही है। मजा एक्सिस का था, ट्रांस ऑफ कोर्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सिस में क्या बात कर रहे हो? क्या सिस में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? शायद उस डायग्राम में आपको बहुत साफ साफ न दिखे, तो मैं आपको एक दूसरा बढ़िया डायग्राम बना के दिखाता हूं, 3D वाला। ऐसे इसको देखिए, ये है सिस फॉर्म जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। कुछ ऐसा मानिए, Cl Cl NH3 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 NH3, ऐसा है। अब आप ये बताइए कि इसमें आपको कहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखती है? मुझे तो दिख रही है। कहाँ? ये, इसको देखिए, इस प्लेन में ये जो लाइन है ये है, इसके अराउंड अगर आप एक बार घुमाइए, इस पूरे को घुमा के यहां ले आइए, इस पूरे को घुमा के यहां ले आइए, ऐसे रोटी की तरह पलट दीजिए, तो क्या होगा? ये अमोनिया नीचे आ जाएगी, ये अमोनिया ऊपर आ जाएगी, ये अमोनिया इधर तो ये अमोनिया इधर, ये Cl इधर तो ये Cl इधर, पूरा पलट गया, हु बहू वही आ जाएगा। जी हाँ, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, क्या 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 बोल गया? जल्दी बोल गया आप। बोला तो मैंने तसल्ली से ही है, फिर भी जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, मैं इसको दोबारा बोल देता हूं। आप देखिए, फिर से ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है? वैसे ऑर्गेनिक में तो बहुत आती है, आपको आनी चाहिए, पर शायद आप भूल गए हो, तो मैं एक बार बता देता हूं। ये होता है, अगर आपके पास, यहां देखिए, अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अगर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर उस एक्सिस के अराउंड आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमाएं, अगर उस एक्सिस के अराउंड आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमाएं, पूरा 360 डिग्री घुमाएं, तो कितनी बार आइडेंटिकल टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल चीजों के दर्शन होंगे। मतलब क्या है? जैसे ग्लास है, अब ये जो ग्लास है, क्या इसमें ये कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? इसमें तो हो सकता है, अगर ये लाइनें न बनी हो तो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट बार सेमी ग्लास रहेगा, तो इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास जैसे ये फोन है, अब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? अगर आप इसको बीच से एक लाइन जाती हुई मान लें, हाँ जी, ये ऐसा है, और आपने कहा अगर ऐसे घुमाया हमने तो ये भी रेक्टेंगल ही दिख रहा है। ऑल्दो फोन में तो एक डिसिमेट्री है, और वो डिसिमेट्री ये है कि उसमें इधर कैमरा है, इसमें नहीं है, वगैरह वगैरह। इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल। क्यों? अज्यूम कर लीजिए सब नहीं है, तब तो ये C2 एक्सिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पूरा 360 डिग्री घुमाओगे तो 2 बार सेम चीज के दर्शन होंगे। ज्यादा सिंपल एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहें, हाँ, जैसे ये एक प्लेट है, ये इसको देख लीजिए, ये प्लेट है ना। अगर बीच में ये एक्सिस देखें आप, है ना, ये है, अगर इसको पूरा ऐसे घुमाया, सेम चीज दोबारा दिख रही है, और फिर यहां आए, फिर ये चीज आ गई। अगर ये चपटी प्लेट है आपके सामने, तो आप देखेंगे ये जो एक्सिस है, अगर ऐसी एक्सिस हम लेते हैं, दिस एक्सिस ऑल्सो वुड बी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आप ये देखिए, अब इसको देख लीजिए, डायग्राम को इसके अराउंड घुमा रहे हैं। जब आप इसके अराउंड घुमाएंगे और पूरा 180 डिग्री घुमाइए, तो ये Cl पलट कर यहां आया, जी हाँ, और ये Cl पलट कर यहां आ गया, तो दोनों जगह Cl ही दिख रहा है, एक जैसा है।
ये अमोनिया इधर ऊपर पहुंच गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, लेफ्ट वाली अमोनिया राइट आ गई, राइट वाली लेफ्ट आ गई, सब पलट गए। लेकिन अमोनिया की जगह अमोनिया आई है, सीएल की जगह सीएल, सारी अमोनिया एक जैसी, सारी सीएल एक जैसी, सब एक जैसे ही लग रहे हैं। तो क्या होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? एक बात बोल। हाँ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और मजे की बात है एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये भी ट्रू है। अब देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स फलाना आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज बोथ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये रीजन नहीं है। क्यों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का होना या न होना ऑप्टिकली इनएक्टिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कोई चीज तब होती है जब या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इररिलेवेंट। तो दोनों सत्य हैं, but 2 is not the correct explanation for 1. B is the answer. Yes, B is the answer. अगला सवाल, geometrical shapes of the complexes formed by the reaction of nickel with chloride, cyanide and water respectively are। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आप देखिए, निकल आयंस अगर क्लोराइड से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बनाएंगे NiCl4 2-, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसे? निकल 1-2, निकल D8 कॉम्प्लेक्स होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये sp3 हो जाएगा। ठीक है। इसी की बजाय निकल और साइनाइड को अगर आप देखें तो NiCN4 2- हो जाएगा, DsP2। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो वो वाले हैं जो पहले से हैं। हाँ जी। और 1 2 3 4 ये हैं जो डोनेट होके आए हैं। यहां DsP2 हो जाएगा और ये स्क्वायर प्लेनार है, राइट। तो निकल का साइनो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनार होगा और क्लोरो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार, ये बात तो ठीक है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसी, तो बी तो सही है ही। लेकिन कंसेप्ट जो आ रहा है वो और भी तगड़ा है। अगर पानी लेंगे तो 4 नहीं 6 पानी आएगा। क्यों? एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक्वा कॉम्प्लेक्सेस अगर आप देखेंगे, एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, अगर पानी सॉल्वेंट है और वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर EAN रूल वगैरह कुछ नहीं चलता, वो हमेशा हेक्सा कोऑर्डिनेट ही बनते हैं, सिवाय सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को, लिथियम बेरिलियम को छोड़ दीजिए, तो उनके अलावा सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। बहुत छोटे वाले लिथियम बेरिलियम का 4 होता है, बाकी सबका 6 होता है। राइट राइट, ठीक है। जितने हमारे सिलेबस में काम के हैं उनकी बात कर रहा हूं। ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को चैलेंज नहीं कर रहे अपन, राइट। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस P, Q एंड R। P है FeF6 3-, Q है VH2O होल 6 2+, और R है FeH2O होल 6 2+। ठीक है। The correct order of complex ions according to their spin only magnetic moment values in Bohr magneton is। ठीक है। आपके पास कॉम्प्लेक्स आयंस हैं P और Q और R। ठीक है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स देखने हैं इनकी। फाइन, कैसे देखेंगे? एक है Fe3+, एक है वेनेडियम 2+, एक है Fe2+। तीनों एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हैं या फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये हाई स्पिन हैं या आउटर ऑर्बिटल हैं। मतलब फ्लोराइड या एक्वा लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करा पाएंगी, तो फेरिक D5 कॉम्प्लेक्स है, वेनेडियम 2+ D3 कॉम्प्लेक्स है, और फेरस D6 कॉम्प्लेक्स है। डब्बा डायग्राम बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3, और ये 1 2 3 4 5 6, ऐसा है, राइट। तो सबसे ज्यादा किसका होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट? वो होगा P का,
वो होगा P का। सबसे कम किसका होगा? Q का। और बीच में है R का, क्योंकि उसमें 5, 3 और 4 ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। सो द आंसर इज बॉम्बे बी। अगर आप भूल गए तो याद दिला दूं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहां n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेटमेंट्स। एक रिएक्शन दे रखा है और कुछ लिखा है। रिएक्शन देख लेंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Two isomers are produced if the reactant complex ion is a cis isomer. Oh, वाह! वो कह रहा है 4 अमोनिया और 2 ब्रोमाइड पहले से लगे हैं और हम इसको ब्रोमाइड से रिएक्ट करा रहे हैं। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अपरेंटली 4 में से 1 अमोनिया निकल गई, 4 में से 1 अमोनिया निकल गई और NH3Br3 ऐसा बन गया है। सिस और ट्रांस का झगड़ा चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे? हमने कहा बेटा एक काम कर, एक बार सिस एक बार ट्रांस बना के देख ले। अगर Br ऐसे हो, क्या है ये? ट्रांस है बाबू, और इसमें ऐसे अमोनियाएं लगी हुई हैं बेचारी, और यहां पर एक Br- आए। तो एक बात बताओ कि कितने तरह के आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं या अलग अलग अमोनिया हैं? टॉप और बॉटम पे Br है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर अमोनिया है। चारों एक जैसी हैं, इक्विवेलेंट हैं, चारों में कोई अंतर नहीं है। आप कहीं से भी एक अमोनिया हटाइए, सॉरी, आप कहीं से भी एक अमोनिया हटाइए और उसकी जगह आप Br लगा लीजिए। जैसे आपने ये किया, यहां पर आपने एक Br लगा लिया, ठीक है। अब यहां 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 चारों इक्विवेलेंट लोकेशंस हैं। अगर ये करेंगे तो फिक्स्ड है, आपको एक ही आइसोमर मिलेगा और वो मर आइसोमर होगा। और मर गए, आपको मर आइसोमर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे में क्या है उसको देखते हैं। दूसरे में आपके पास है Br और Br, ये सिस है मान लीजिए, और आपके पास है अमोनिया 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 और अमोनिया। और लोगों ने कहा अब आपको Br- से रिएक्शन कराना है। अब मैं देखता हूं कि अमोनिया सारी एक जैसी नहीं है। हाँ, कैसे? 2 अलग अलग टाइप की अमोनिया है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं, आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। Br अमोनिया ऐसे सिमेट्री सी लगेगी आपको। सिस वाला है ये। अब इसमें आप गौर फरमाइए कि Br के ट्रांस में अमोनिया है, ये Br के ट्रांस में अमोनिया है ये। लेकिन ये दोनों अमोनिया ऐसी हैं बेचारी जो एक दूसरे के ट्रांस में है, ये Br के सिस हैं। तो 2 टाइप की अमोनिया हैं। आप देखें, एक जिसमें ऐसा अपन ने साइन गोला बना दिया अजीब सा, और दूसरा जिसको अंडरलाइन कर दिया है। बोथ द अमोनियाज आर नॉट इक्विवेलेंट और दे आर नॉट सिमिलर। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूं कि आप अगर मान लीजिए इस अमोनिया को हटाएं, हाँ जी, और यहां Br लगा दें, लगा दिया बाबू, क्या होगा? आपको फेशियल आइसोमर मिलेगा। अच्छा, और अगर इसी की बजाय ये वाली अंडरलाइन वाली अमोनिया को हटा दें और यहां पे Br लगा दें, तो क्या आप देखते हैं कि अब आपको मर आइसोमर मिल गया है? हाँ जी। तो 2 तरह के मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि दोनों लोकेशन है, जा तो कहीं भी सकता है। तो अगर आपने सिस वाले से शुरू किया तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएंगे आपको, फेशियल और मेरिडियनल। लेकिन यदि आपने अगर ट्रांस वाले से शुरू किया सब्स्टिट्यूशन, आपको सिर्फ और सिर्फ मर मिलेगा, फेशियल नहीं मिलेगा। यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ऊपर देखते हैं क्या है। 2 isomers are produced if the reactant complex ion is a cis isomer. सही बात है, सही बोला। 2 isomers are produced if the reactant is trans, झूठ है। Only 1 if it is a trans. तो 1 और 3 सत्य हैं, 2 और 4 गलत हैं। तो
1 and 3, 1 and 3. D is the answer. Yes, D is the answer, and there we are. Identify the correct trend given below. देखिए सही ट्रेंड क्या है. एटॉमिक नंबर टाइटेनियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम के दे रखे हैं. ओ माय गॉड, क्या है ये? टाइटेनियम. पीरियोडिक टेबल में आगे चलिए, ये ग्रुप 4 है. 5 और 6 पे आता है क्रोमियम और उसके नीचे है मोलिब्डेनम. क्या आपको पता है अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो डेल्टा ओ बढ़ जाता है, और डाउन द ग्रुप चलते हैं तब भी डेल्टा ओ बढ़ जाता है. तो डेल्टा, अगर बाकी सारे फैक्टर्स सेम हैं तो चार्ज, लिगेंड सब सेम है. यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एक्वा लिगेंड्स आ रहे हैं. ठीक है, तो लिगेंड्स तो सेम है. चार्ज जिसका होगा ज्यादा, सबसे बड़ा फैक्टर चार्ज है. +2 की बजाय किसी का अगर +3 हो गया तो उसका डेल्टा वो सबसे ज्यादा हो जाना है. तो बाकी सब मतलब बाकी फैक्टर देखना ही नहीं है. तो यहां पर +2 +2 +3, उससे ज्यादा +2, ये गलत बात बोल दिया आपने. ना ना ना, सबसे ज्यादा +3 होना चाहिए. यहां सबसे ज्यादा +3. ओ हो, एंड किया हुआ है, ये भी सही है. तो ये +3 ज्यादा बताया है, ये तो ठीक किया है ना. और यहाँ पे +3 कम बताया है, ये गलत कर दिया. यहाँ +3 ज्यादा है, ये तो ठीक किया है. अरे देखा ही नहीं तुमने तो आगे. हाँ, तो काय को देखने का. सही बात बोल रही है. तो सेकंड लाइन तो जो है बी और डी की सही है, और ए और सी की गलत है. तो ए और सी तो आउट हो गए. अब फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं. क्रोमियम का ज्यादा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर मोलिब्डेनम से. नहीं, डाउन द ग्रुप डेल्टा ओ बढ़ जाता है, लो स्पिन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. ये ट्रेंड है. तो सही आंसर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर. यस, डी इज द करेक्ट आंसर. Match each set of hybrid orbitals from list 1 with complexes given in list 2. ठीक है, क्या है देखते हैं. DsP2, FeF6 4- sp3. अलग अलग चीजें. एक काम करते हैं, इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं फटाफट. फ्लोराइड कैसा है? पहली बात तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2. D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D6. एक चीज और याद दिला दूं, ऑक्टाहेड्रल होगा. हाँ जी. और वीक फील्ड लिगेंड है. वीक फील्ड है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, बिल्कुल. sp3d2 तो 1 के साथ मैच होगा R. सेकंड में क्या है? पानी और क्लोराइड, ये भी वीक फील्ड है, भयानक वाली. अच्छा, लेकिन टाइटेनियम, इसमें टाइटेनियम 3+ है. टाइटेनियम 3+ D1 कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, अगर D1 कॉम्प्लेक्स है तो आप देखें टाइटेनियम में तो सब कुछ खाली पड़ा है. यहाँ 1 2 3 4 ऑर्बिटल खाली है. और ऑप्शन में ऑक्टाहेड्रल में या तो sp3d2 है या d2sp3 है. तो कुछ नहीं दे रखा तो भैया यही ले लेते हैं, ऐसे ले ले बेटा. तो क्या हो जाएगा? टाइटेनियम इधर सेट हो जाएगा. CrNH3 6 क्रोमियम 3+, D3 कॉम्प्लेक्स है, ये भी D2sp3 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि D3 है तो ये तो खाली है ना, 2 ऑर्बिटल तो खाली है, तो सीधे पहले उनको ही ले लो, सीधी बात है. इसमें कुछ पेयरिंग तो शेयरिंग तो करानी नहीं है. D2sp3. ये तो 3 थे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था. अगले 3 ऐसे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उनको देखते हैं. FeCl6, सॉरी क्षमा चाहता हूं, FeCl4 2-. आयरन फिर से +2 है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है. और जब D6 कॉन्फ़िगरेशन वाला आयरन आप लेते हो ना, ये ऐसा आयरन आता है D6, तो वीक फील्ड वाले तो बाहर ही बैठ जाते हैं. ये तो वीक फील्ड है तो ये बाहर बैठ जाएगा और sp3 हो जाएगा. जी हाँ, sp3 हो जाएगा.